किसान भाइयों, हम आपको अपने कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियां, चाहे वो पशुओं संबंधी हों, फसल संबंधी हों या कृषि संबंधी जो भी क्षेत्र हैं उनसे संबंधित जानकारियां आपको समय समय पर दिलवाते रहते हैं। बरसात के मौसम में हरे चारे की फसलें, उनकी उत्पादन तकनीक एवं संरक्षण, इस विषय पर आपको जानकारी आज दिलवाएंगे। और हमने इस जानकारी के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राजीव कुमार अग्रवाल जी को, जो कि प्रधान वैज्ञानिक भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में पदस्थ हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारी तरफ से और हमारे जो श्रोता हैं, हमारे किसान भाई हैं, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे कि हरे चारे की बात आती है तो हमारे किसान भाई उतने अभी जागरूक अपने बुंदेलखंड में नहीं हैं, और जब समय समय पर जो चारा उपलब्ध होता है वो अपने पशुओं को खिलाते रहते हैं। तो बारिश में बहुत घासें उपलब्ध हैं हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में, फिर भी चारा फसलों की आवश्यकता क्यों है? आपने बिल्कुल सही बात कही है कि बारिश के मौसम में मेड़ों पर, खेतों में, अनुपजाऊ भूमि पर तरह तरह की घासें उपलब्ध होती हैं, लेकिन उनमें दो परेशानियां होती हैं। एक तो उनकी गुणवत्ता बहुत खराब होती है, दूसरा उनमें विषाक्त पदार्थ होते हैं जो कई बार हमारे पशुओं को नुकसान कर जाते हैं। और जब हमें अपने पशुओं से अच्छी उत्पादकता चाहिए होती है, चाहे मीट की हो चाहे दूध की हो, तो हमें उनको फिर चारा फसलें उगा करके ही उन्हें खिलाना चाहिए, क्योंकि इनमें क्वालिटी अच्छी होती है। ये पोषक तत्वों में, विशेषकर प्रोटीन में और एनर्जी में ये रिच होती हैं। जो चारा फसलें हैं, हमारे किसान भाइयों को उनकी जो उन्नत प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। किसान भाई, अपने क्षेत्र में जो मुख्य चारा फसलें हैं घास कुल की बारिश में, वो है मक्का। मक्का के लिए उन्नत प्रजातियां क्षेत्र के लिए अफ्रीकन टाल है, J1006 है, गंगा 5 है, जवाहर है। और लोबिया की बात करते हैं, जो दलहनी फसल है, उसकी BL1, BL2, बुंदे लोबिया 4 और UPC 6286 है। अच्छा, और भी कोई खास प्रजातियां हैं? इसके अलावा चरी ज्वार हमारे क्षेत्र की एक प्रमुख चारा फसल है। उसकी प्रजातियां हैं MP चरी, पंचरी 6, CSH 24 MF, पूसा चरी 615। ये सभी बहु कटाइयां वाली हैं। PC6, पंचरी 5, ये एक कटाई की हैं। और COFS 29, COFS 31, ये आपकी बहुवर्षीय, यानी एक बार आप लगाएंगे तो लगभग 3 वर्ष तक आप कटाई कर सकते हैं, हरा चारा ले सकते हैं। उसी प्रकार बाजरे की AVKB 19, जायंट बाजरा, JPM 18-7, PCB 166, ये बाजरे की भी अच्छी प्रजातियां हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी प्रजातियां बताई हमारे किसान भाइयों को। अगर हमारे किसान भाई इनमें से कुछ प्रजातियां अपने खेतों में लगाना चाहते हैं तो उन्हें ये प्रजातियां कहाँ से मिलेंगी? इनमें से काफ़ी प्रजातियां, जैसे अफ्रीकन टाल है, J1006 है, बुंदे लोबिया 1, बुंदे लोबिया 2, बुंदे लोबिया 4, MP चरी, पंचरी 5 और AVKB 19, जायंट बाजरा। इनका बीज तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान से प्राप्त हो सकता है। और अन्य प्रजातियां हैं जो पंत सीरीज की हैं, जिसमें पंचरी 5 और पंचरी 6 है। ये पंतनगर की प्रजातियां हैं और ये पंतनगर यूनिवर्सिटी से प्राप्त हो सकती हैं। और अन्य प्रजातियां भी आपको बाजार में इस नाम से या जो हमारे शोध संस्थान है संपर्क करने पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बहुत सारी प्रजातियां बताई कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी से हमारे किसान भाई ले सकते हैं। अगर हमारे किसान भाई लेना चाहते हैं तो आपके संस्थान में आकर के, और वो कहाँ संपर्क करें डॉक्टर साहब? हमारे संस्थान में आकर के, हमारे यहाँ बीज तकनीकी विभाग है। अच्छा। वहाँ पर विभागाध्यक्ष या जो भी उपलब्ध हैं स्टाफ हैं, उनको पास आप ऑनलाइन पेमेंट जमा करके जो सरकारी रेट है उन पर प्रजातियां, ये बीज उपलब्ध हो जाएंगे। बस आवश्यकता है कि हम बुवाई के समय से 1 सप्ताह पहले वहां जाके इसको खरीद सकते हैं। अच्छा। जैसे डॉक्टर साहब, अभी आप देख रहे हैं कि महीने 1.5 महीने से पानी बिल्कुल लगातार बरस रहा है, और बुंदेलखंड में खासतौर पर झांसी या झांसी के आसपास हमारे किसान भाई, लगभग 60% किसान भाई अपनी बुआई नहीं कर पाए हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे किसान भाई कुछ भरपाई तो इस तरीके से कर ही सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये सही समय है कि अभी हमारे पास अगली फसल बोने के लिए लगभग 60 दिन का समय है। बिल्कुल। और इनमें जो हमने उपरोक्त में फसलें बताई हैं, जैसे कि मक्का, लोबिया, ज्वार
और बाजरा, इनको हम बो करके ये 60-70 दिन में काट करके इनसे हम प्रति एकड़ आसानी से 180 से 200 कुंटल हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं, जिनको कि हम बाजार में बेचने से लगभग 25 से 30 हजार रुपया प्राप्त कर सकते हैं। और हम अपने पशुओं को यदि खिलाते हैं तो हमारे पशुओं की उत्पादकता और जो उन पर ज्यादा बारिश का और कीटाणुओं का प्रकोप जो उस मौसम में होता है उसका असर भी बहुत कम हो जाता है। अच्छा, और उनकी जो दूध उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी प्रजातियां बताई, तो बुंदेलखंड के बारे में जब बात करें तो यहाँ के लिए, यहाँ की जलवायु के हिसाब से कौन सी फसलें ज़्यादा उपयुक्त हैं? बुंदेलखंड में आमतौर पर जो यहाँ के लिए उपयुक्त हैं वो ज्वार, बाजरा, मक्का, ये घासी कुल की हैं। इसके साथ ही दलहनी फसल लोबिया और ग्वार है। साथ ही बहुवर्षीय चारा फसलों की जिनकी बात करते हैं, घासों की आजकल विशेषकर बात हो रही है, नेपियर, जिसका असली नाम बाजरा नेपियर हाइब्रिड है। अच्छा। और सिटीरे घास है। ये बुंदेलखंड के लिए बहुत उपयुक्त हैं। अच्छा। और अब इनको बताएं कि किस परिस्थिति में किस फसल को बोना चाहिए। अच्छा। यदि आपकी जमीन अच्छी है और जल भराव नहीं होता है और आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो सर्वप्रथम आप मक्का के लिए जाएं। मक्का में 11 से 12 कई बार 13% तक क्रूड प्रोटीन होती है और उसकी पाचकता भी 70% से अधिक होती है। अत्यंत उत्तम हरा चारा है। लेकिन यदि आपके यहाँ जल भराव की समस्या है तो उस स्थिति में हमें ज्वार के लिए जाना चाहिए। अच्छा। और यदि हमारे पास जल भराव की समस्या नहीं है लेकिन पानी भी नहीं है तो उस परिस्थितियों में हमें बाजरा या ग्वार को उगाना चाहिए। अच्छा। साथ ही यदि हम चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा खेत है तो 1/3 हिस्से को में हम बहुवर्षीय घास जैसे बाजरा नेपियर हाइब्रिड उसको हम 60x60 की दूरी पर या 75x50 की दूरी पर एक बार लगा दें तो इसकी पहली कटाई जरूर 50 से 60 दिन में आती है, लेकिन उसके बाद बर्ष भर में ये हमें 6-7 कटाइयाँ देती है और एक बार लगाने पर ये 3 से 5 साल तक हमें आसानी से हरा चारा और उत्तम क्वालिटी का देती है, जिससे हमारे पशुओं को हम वर्ष पर्यंत हरा चारा खिला सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे किसान भाई चारे के लिए मक्के की फसल लगाना चाहते हैं तो वो किस प्रकार लगाएं? किसान भाई चारे के लिए मक्के की फसल लगाने के लिए सर्वप्रथम खेत को ठीक से अच्छी तरह से तैयार कर लें। ठीक। उसके बाद इसको लगाने के लिए 2 विधियां हैं, या तो छिड़काव विधि से लगाएं अथवा इसके लिए उपयुक्त होता है कि हम सीड ड्रिल के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में इसकी बुआई करें। ठीक। साथ ही हमें एक ध्यान रखना है, चूंकि बारिश के मौसम में खरपतवार बहुत अधिक आते हैं। इसके लिए हम 200 ग्राम प्रति एकड़ एट्राजीन को 150 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 3 दिन के अंदर इसको, यानी कि जब तक मक्के के जमा होने के पहले इसको हम छिड़क दें, जिससे कि शुरुआती दिनों में खरपतवार का नियंत्रण रखती है। और यदि उसके बाद भी खरपतवार की समस्या रहती है, बारिश फिर हो जाती है, तो उसके में हमें पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड जैसे टेम्बोट्रियोन का 50 ग्राम अथवा टोपरामेजोन का 20 ग्राम अथवा हेल्सल्फ्यूरान का 20 ग्राम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में बुआई के 20 दिन के पश्चात घोल करके इसको छिड़काव कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, इनमें से आपने जैसे ये 3 रसायन बताए हैं तो 3 में से कोई भी एक ले सकते हैं? कोई भी एक रसायन आप ले सकते हैं। अच्छा। डॉक्टर साहब, अब जैसे हमारे किसान भाइयों के पास कुछ ज़मीन ऐसी होती है जिसमें अनाज वाली फसलें वो नहीं लेते हैं या ऐसे ही पड़ी रहती है, तो क्या वहाँ पर भी हमारे किसान भाई चारा फसलें ले सकते हैं? आपने बहुत अच्छा कहा। ये चारा फसलें बिल्कुल, यदि आपके पास 2 से 5 पशु हैं तो आप जिन जगहों पर आप फसल नहीं बो पा रहे हैं तो उनमें या तो हमारी बहुवर्षीय घासें लगा सकते हैं। अच्छा। अन्यथा जो बहुत ही पथरीली है या एकदम ढलाऊ जमीन है, ढलान पर है, जहां पानी कम रुकता है, वहां पर आप जो रेंज ग्रासेस हैं जैसे कि अंजन घास, दामन घास, लंपा घास, ये लगा सकते हैं। अच्छा। या आप इनके साथ में स्टाइलो का, सिराट्रो का या दशरथ घास है, उनका बीज भी आप इसमें यदि डाल देंगे मिला करके तो पशु के लिए एक उत्तम चारा होगा और ये आपको लगभग नवंबर से दिसंबर तक आपको अच्छी क्वालिटी का हरा चारा देगा। बिल्कुल। और उस समय तक हमारे पशुओं को हरे चारे की आवश्यकता भी होती है। डॉक्टर साहब, जैसे ज्वार की खेती की आपने बात की, तो ज्वार की खेती के लिए हमारे किसान भाई क्या करें कि अच्छे से उनकी ज्वार की खेती हो? किसान भाई, जैसे मैंने बताया मक्का के लिए, इसे ज्वार के लिए भी ज्वार का बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक सूडान टाइप और एक बोल्ड ग्रेन जिसमें बड़ा दाना होता है। बड़े दाने वाली फसल के लिए
प्रति एकड़ 12 से 14 किलोग्राम प्रति एकड़ दाना लेना है। और यदि सूडान टाइप का है पतले दाने वाला तो 6-7 किलोग्राम प्रति एकड़ छिड़काव विधि से अथवा हम सीड ड्रिल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी बुआई करें। और इसमें भी ध्यान रखें कि बुआई करने के 3 दिन के अंदर जब तक ज्वार की फसल नहीं उगती है उसके पहले हमें 1 किलोग्राम एट्राजीन प्रति हेक्टेयर की दर से 150 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव कर देना है, जिससे कि ये फसल के खरपतवार का नियंत्रण करता रहेगा। क्योंकि ये ज्वार हो मक्का हो जितनी फसलें हैं जो भी हमारे उनकी शुरुआती ग्रोथ बढ़वार थोड़ी कम होती है, तो एक बार ये खरपतवार इसमें से कम हो जाते हैं, ये फिर एक ग्रोथ पकड़ लेती हैं, फिर ये अच्छी तरह चलती है। डॉक्टर साहब, जैसे हमारे किसान भाई ने बोया और अच्छी फसल हो भी गई, अब बात आती है कि मक्के और ज्वार की हमारे किसान भाई कटाई कब करें? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि कटाई के लिए उद्देश्य है। यदि किसान भाई के पास की रोजाना रिक्वायरमेंट है तो इसकी कटाई हम 50 से 55 दिन बाद शुरू कर सकते हैं। अच्छा। और इसमें अपनी आवश्यकता अनुसार चारा काट करके आप पशुओं को खिला सकते हैं। लेकिन जब हमें उसको या तो साइलेज बनाना है या हे बनाना है या किसी अन्य रूप में कंजर्व करना है तो जिसकी उपयुक्त अवस्था होती है, ज्वार की जब उसमें 50% फ्लावरिंग 50% तक उसमें भुट्टे निकल आते हैं, और मक्का में जब सिल्किंग स्टेज होती है। वो अब ज्वार की स्थिति आती है 70 से 75 दिन पर। अच्छा। और मक्का की आती है 80 से 85 दिन पर। ठीक है। और इस स्थिति में काटने पर हमें उत्तम क्वालिटी का साइलेज बना सकते हैं। अच्छा, अच्छा। उत्तम क्वालिटी का हे बना सकते हैं और इसकी उपज बहुत अच्छी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने साइलेज की बात की, हे की बात की, तो हमारे किसान भाई चारे से साइलेज बनाने के लिए क्या करें? आजकल साइलेज का प्रयोग दिन ब दिन बढ़ रहा है और बहुत सारी कंपनियां बहुत बड़े पैमाने पर साइलेज बना रही हैं और देसी डेयरीज को भी बेच रही हैं और बाहर भी एक्सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा। साइलेज किसी भी हमारे चारे से बनाया सकता है, उसके लिए 3-4 बातें महत्वपूर्ण हैं। अच्छा। नंबर 1 है कि शुगर कंटेंट, यानी टोटल सॉल्युबल शुगर, TSS बोलते हैं। अच्छा। जिसको हम ब्रिक्स से नापते हैं। अच्छा। वो लगभग 7 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक। दूसरा है इसमें नमी। अच्छा। यानी कि इसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा 30 से 32% तक होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी बात है कि इसमें एनर्जी, ऊर्जा ज्यादा होना चाहिए, एनर्जी रिच होना चाहिए, जिससे कि वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और साइलेज की क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है। अब इन सारी बातों को हमारी 3-4 फसलें बहुत पूरा करती हैं। ठीक। उसमें सर्वप्रथम आती मक्का साइलेज बनाने के लिए आदर्श फसल है। ठीक। इसके अलावा ज्वार से, बाजरा से और जई से भी साइलेज बना सकते हैं। हम नेपियर घास से भी साइलेज बना सकते हैं। अब साइलेज बनाने के लिए हम लेते हैं एक उदाहरण मक्का का। ठीक। मक्का से साइलेज बनाने के लिए अब अगर किसान के पास 2 से 5 पशु हैं तो साइलेज बनाने के लिए वो साइलेज बैग का प्रयोग कर सकता है। साइलेज बनाने के लिए 3 विधियां आती हैं आमतौर पर। एक है साइलेज बैग बनाना, साइलेज बैग में साइलेज बनाना। अच्छा। दूसरा आता है साइलो पिट में साइलेज बनाना। ठीक है। तीसरा आता है कमर्शियल लेवल पर बहुत बड़े पैमाने पर बनाते हैं, वो मशीन से रैप करके साइलो बैग बना करके उसमें डाल देते हैं। अच्छा। जिस भी किसान के पास 2 से 5 पशु हैं, 10 पशु 6 पशु हैं, जिसकी जरूरत केवल रोजाना 15 से 20 किलोग्राम साइलेज प्रतिदिन की है, वो उसके लिए साइलो बैग में साइलेज बनाना उपयुक्त है। इसके लिए एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें साइलेज बैग लगभग आधा घंटे में भर देना है। ठीक है। इसमें जब हमने मक्का काटते हैं, मक्का काटने के बाद उसको छोटे छोटे में चॉपिंग कर लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े आधा सेंटीमीटर के लगभग के टुकड़ों में उसको चॉपिंग कर लेते हैं। चॉपिंग के बाद हम साइलेज बैग को में भरना शुरू करते हैं और हमें ध्यान रखना है कि इसको भरने के साथ ही इसमें दबा ना है, कंपैक्शन करना है। अच्छा, जिसकी उसमें हवा ना रहे, हवा बिल्कुल ना रहे। हवा साइलेज बनाने की वृद्धि के लिए बिल्कुल नुकसानदायक है। तो आप इसको भरते जाएं, दबाते जाएं, इस प्रकार करते करते जब साइलेज बैग पूर्ण भर जाए उसको फिर से एक बार दबाएं, उसको तुरंत पैक कर दें। पैक करने के बाद उसको किसी छायादार स्थान पर और पैक करके रखते हैं और आपका साइलेज 40 से 45 दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा। अब हम आते हैं दूसरी विधि पर, साइलोपेट पर। जब हमारे पास 15 से 25 तक पशु हैं तो साइलेज बैग में साइलेज बनाना थोड़ा महंगा होता है। इसके लिए हम पिट बना सकते हैं, गड्ढे बना लें। अच्छा। जो कि अच्छे सीमेंटेड हो और जिनमें वायु का भी आदान प्रदान ना हो, साथ है जल भराव या जल ना रिसे। ठीक। और उसके बाद हम बड़े एरिया से मशीन से चारा काट करके उसकी चॉपिंग करके छोटे महीन टुकड़ों में करके उसको भरते हैं। हमें एक चीज ध्यान रखना है कि हमें साइलोपिट 2 से 3 दिनों में
पूर्ण भर देना है। ठीक है। अब हम इसको भरते जाते हैं, दबाते जाते हैं, भरते जाते हैं, दबाते जाते हैं। एक बार जब हमारा साइलोपेट पूरा भर जाता है, हम इसको फिर से कंपैक्शन फिर से दबाते हैं जिससे कि पूरी हवा निकल जाए। बिल्कुल। फिर इसको ढक देते हैं, उसके ऊपर भारी पदार्थ या मिट्टी का एक लेप लगा देते हैं। और एक चीज ध्यान रखते हैं कि इसमें बिल्कुल हवा का गैस का आदान प्रदान ना हो। ठीक है। अब हम आते हैं तीसरी विधि पर, ठीक है। जो कि बड़े पैमाने पर जब कंपनियां बनाती हैं तो उनका 1000 टन 2000 टन जब साइलेज बनता है, हाँ, व्यवसायिक स्तर पर, तो वो फिर खेत में मशीन से ही इसकी कटाई करती हैं और वहीं साथ में चॉपिंग होती है। फिर इस साइड पर ले जा करके इसको दबाते हैं, कंपैक्शन करते हैं और पॉलीथीन स्पेशलाइज्ड आती हैं मशीनों से, उसको उसमें लपेट देते हैं, लपेट करके छोड़ देते हैं और इसमें 30 से 40 दिन में साइलेज तैयार हो जाता है। साइलेज की एक अच्छाई है कि यदि आप इसको खोले नहीं और गैस का रिसाव आदान प्रदान ना हो तो ये आप लंबे समय तक रख सकते हैं। अच्छा। और साइलेज खिलाने में हमें ध्यान रखना है कि हमने साइलेज बैग खोल लिया है अगर, तो उसको 5 से 6 दिन में इसको खत्म कर देना है और जब हम निकालें तो उसको दोबारा अच्छे से ढक दें। डॉक्टर साहब, जैसे आपने साइलेज की बात की तो बिल्कुल हरे चारे की तरह ही उसमें जो विटामिन या जो भी खनिज हैं वो हमारे पशुओं को मिलते होंगे। साइलेज की यही एक अच्छाई है कि साइलेज में पोषक तत्वों का बिल्कुल नुकसान नहीं होता है, क्वालिटी अच्छी होती है और शुष्क पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। और जो पशु हमारे, जैसे हमारी गाय हैं जिनको 20 लीटर से अधिक दूध देना है, तो जब कोई पशु 20 लीटर से अधिक दूध दे रहा है तो उतने उसको पोषक तत्व चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन हमारे जो हरे चारे होते हैं उनमें क्या होता है, नमी की मात्रा अधिक होती है, तो पशु खाना तो खा लेगा, उसका पेट जल्दी भर जाएगा, लेकिन उतना पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। ऐसी स्थिति में से उनको साइलेज पर ज्यादा उनको खिलाना पड़ता है जिससे कि उनको कम भोजन में उतने पोषक तत्व प्राप्त हो जाए, क्योंकि इसमें साइलेज में पोषक तत्वों की क्वालिटी वही रहती है। ठीक। डॉक्टर साहब, आपने बड़े विस्तार से हमारे किसान भाइयों को हरे चारे की फसलें, उनकी उत्पादन तकनीक और संरक्षण, इस विषय पर जानकारी दे दी। अब चलते चलते हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाई, मैं तो आपको एक बात कहूँगा कि आप जो भी उत्तम क्वालिटी के चारे हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, और इनके साथ में यदि आप ज्वार बाजरा बो रहे हैं तो इसमें साथ में आप 1 एकड़ में 5 किलो लोबिया का या ग्वार का बीज आप साथ में डाल दीजिए, जिससे कि हमारे चारे की पोषकता, गुणवत्ता दोनों बढ़ जाएगी और आप उत्तम क्वालिटी का चारा पशु को खिलाएंगे तो पशु लंबे समय तक दुग्ध उत्पादन देगा, उसका दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रजनन क्षमता बढ़ेगी। डॉक्टर राजीव कुमार अग्रवाल जी, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, आपने बरसात के मौसम में हरे चारे की फसलें, उनकी उत्पादन तकनीक एवं संरक्षण, इस विषय पर हमारे किसान भाइयों को इतनी उपयोगी जानकारी दी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। नमस्कार किसान भाइयों।